और 1925 अंग्रेजा के उस दौर के अंदर जो है मात्र 20 साल की उम्र में पंडित मांगेराम के पास में कार होया कर दी। क्यों? मांगेराम ने शुरू में चाचा का मतलब शिष्य बाद में बड़े हैं। हाँ। तो फिर उनका मतलब दूसरी शादी कराने का भी दबाव उनके ऊपर डाला गया। हालांकि जो पिस्तो देवी दादी उनकी उम्र उस टाइम पर कम बताई जाओ थी, 14 साल थी। 14 साल की थी। तो बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं। हाँ, यो कुकर था, मतलब इसके बारे में बताओ भाई। क्या हुआ, बात ऐसी है कि छोटे से उसमें बताऊंगी मैं कहानी में। लोग पूछते हैं कि पिस्तो देवी जी की उम्र छोटी थी और मांगे राम जी इतने साल के थे, तो बेबे ये बात तो गलत है, बहुत इशू उठाते हैं। पर बात ऐसी थी, जो औरतों के कपड़े वो नहीं पहन रहे थे, और पंडित मांगे राम जी ने अपने गुरु को एक ना वो शांत करने के लिए पहन के भी दिखाया था कि शुरू किया था ना। उस वक्त माँ जी ने मेरे को अपने पल्लू में से खोल के 100 रुपए दिए थे। बोले बेटा मेरे पे जितना होगा ना, मतलब ये दिखाना मेरी पेंशन लग रही है, तो बेटा मेरे पे जितना होगा ना निरा आशीर्वाद है, पर तेरे पिताजी आने क्योंकि उनके भाव थे। बोले तो कुछ तो करने लग रही है बेटा, तो तू आगे बढ़, तेरा काम बढ़िया चल रहेगा। हाँ साथियों, एक दौर होया करता भाई, पुराना दौर की अगर आप बात उठा के देखा, वो हरियाणा प्रदेश है। जिस हरियाणा प्रदेश की इस महान संस्कृति को अपनी लेखनी से, चाहे दादा लक्ष्मी चंद की बात करें, चाहे दादा मांगेराम की बात करें, फौजी मेहर सिंह की बात करें, बाजे भगत की बात करें, राय धनपत की बात करें, इस कड़ी में चाहे दयाचंद मायना की बात करें, मुंशीराम जांडली की बात करें, जगदीश चंद्र वत्स की बात करें, या फिर नानुदिया व्यास की बात करें, बहुत सारे कवि हुई, एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इस हमारे हरियाणा की संस्कृति को चमकाने का काम किया है। आज का जो हमारा ये इंटरव्यू या पॉडकास्ट कह लो आप, इतना खास होने वाला है। हम आपको रूबरू करवाएंगे हरियाणवी लोक साहित्य एवं संस्कृति की अमर विभूति की गौरव गाथा लिखने वाली दादा मांगेराम की विरासत को जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, उनकी पौत्री जो है प्रियंका कौशिक जी एडवोकेट है, तो उनसे तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा करने का काम करेंगे। बाकी प्रवीण जी बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले प्रवीण उड़ान के आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा प्रदेश जो है सांगियों का ये प्रदेश रहा है। हरियाणा ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात करूं तो 1730 के अंदर जो है किशनलाल भाट जो है मेरठ से आसपास के अंदर सांगों की शुरुआत करा है। हमारे हरियाणा में भी एक सांगी हुए हैं पंडित मांगेराम, आपने नाम सुना होगा। पंडित मांगेराम जी के बड़े बेटे नवरत्न जी जो है उनके सानिध्य में पली बड़ी हमारी बाण जो है प्रियंका कौशिक आज हमारे साथ है। इस बेबे ने किताब लिखी है पंडित मांगेराम की जीवनी, बहुत गजब की किताब लिखी है। आपने पंडित जी के बारे में बहुत सुना होगा। आज उनकी जीवनी के बारे में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनके बारे में आप जानते को नहीं। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि उनके गुरु पंडित लक्ष्मी चंद ने मांगेराम को नु कह दिया था कि मांगेराम जातू तो बेउलादा मरेगा। शायद ये किस्सा किसी ने सुने कौन रखा होगा। लगभग पूरा सोनीपत जिला में पहली कार पंडित मांगेराम लेके आए थे जो दूसरे देश से इंपोर्ट हुई थी। बहुत सारे ऐसे किस्से एक एक करके आप बात करेंगे। तो प्रियंका बेबे आपका बहुत बहुत स्वागत करा। हाँ, सबसे पहले तो मेरे सभी हरियाणा वासियों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे भाइयों बहनों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। भाई अभिमन्यु, मेरा जो पालन पोषण हुआ, क्या बात थी, जो नवरत्न शर्मा जी रहे हैं पंडित मांगेराम जी के सबसे बड़े लड़के, ज्येष्ठ पुत्र, जो नूरतन का सांग सुना होगा ना आपने कि जाज के माँ बैठ गोरी, तो बड़े चाव से सुनते हैं लोग उस किस्से को। तो नवरत्न जी के सानिध्य में मेरा पालन पोषण हुआ, क्योंकि उनके एक ही लड़के हैं सोनू शर्मा। तो जिस समय मैं पैदा हुई उस समय पंडित जो नवरत्न जी थे वो वहीं पे मौजूद थे, साथ में पिस्तो देवी जी पंडित मांगेराम जी की धर्मपत्नी भी, क्योंकि हमारा जो परिवार है ना वो इकट्ठा ही मेलजोल का परिवार है। हाँ, और खूब आना जाना था। तो उनको बिटिया नहीं थी, तो बोले भाई बेटी हुई है और मैं तो अपनी बेटी को अपने पास रखूंगा। हाँ, तो उस टाइम पे पिस्ता देवी जी भी थी, अच्छा पंडित मांगेराम जी की पुत्री इंदिरा देवी जी भी थी। सारा परिवार मेरे माता पिता के साथ वहां मौजूद था। और सबसे पहले मेरे को गोदी में पिस्ता देवी जी ने लिया था। अच्छा। हाँ, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मैं पैदा हुई थी भाई 6 दिन की थी। अच्छा। हाँ, 6 दिन की थी मैं। तो ये तो बात होगी प्रियंका बहन का जो है भाई किस तरह नवरत्न जी का जो है घर के अंदर इनका जो है पालन पोषण होया जी। तो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो पंडित मांगेराम के ऊपर हमने बात करनी है जी। तो प्रियंका बहन आपने पंडित मांगेराम के ऊपर किताब लिखी है जी। दर्शक और हम सारे नु जानना चाहो कि जैसे एक आम गांव घर में जो गांव का जो माहौल है, क्या पंडित मांगेराम का जो बचपन जो किस तरह बीता था?
जी पंडित मांगेराम जी का जन्म जो सिसाना में हुआ था। उनके पिता का नाम अमर सिंह था और बहुत कहते ना धनाढ्य जमींदार थे, तगड़े। बहुत बीघा जमीन थी उनके पास में। धर्मो देवी उनकी माता जी का नाम था। तो सबसे पहली संतान उनकी पंडित मांगेराम हुई थी। वैसे 4 भाई और 2 बहनें थी, वो 2 बहनें थी उनके। तो क्या हुआ, जो पंडित मांगेराम जी के नाना जी थे ना, उद्यमी राम जी, उनको ना पहली संतान हुई जिनका नाम था लड़का शिवलाल। तो शिवलाल जब पैदा हुए तो परिवार पूरा खुश था, पर कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गया, काल मृत्यु। जिसके बाद ना वो बड़े चिंता में हो गए थे कि भाई वंश वृद्धि कैसे होगी, और अब आगे कोई संतान भी नहीं हो रही है, तो हम तो ऐसे कैसे गुजारा होगा। तो उसके बाद वो अपना गांव सिसाना जाते हैं और अपने दामाद जी को अमर सिंह जी को बोलते कि भाई अमर सिंह भाई, मैंने ना तेरा मांगे गोद दे दे। तो उस वक्त उन्होंने मना नहीं किया, बोला ठीक है जी रखो। उनकी माँ और उनके पिताजी उनको गांव पांची में छोड़ के गए। उसके बाद में फिर उन्होंने उनको ले लिया और एक उनका कहते ना एक लालन लाइन पाषण भी है पाणसी के मरण लगे मांगे राम सुसान। सुसाने आला। हाँ। हाँ जी। तो बस वही से फिर एक शुरुआत होगी उनकी तो पाणची में। के जो नाना जी थे उद्मीरा, जी उनका भी 80 बीघे जमीन 80 बताई। बीघे जमीन थी जी। हाँ। और जमींदार थे, बहुत बढ़िया भरा पूरा परिवार था उनका। हाँ, पर उनके जो पहले पुत्र शिवलाल की जो मृत्यु हुई ना, हाँ, उसके बाद में फिर थोड़ा सा मतलब बचपन जो था पंडित मांगेराम का वो पाणसी के अंदर बीते। हाँ, पूरा बचपन उनका पाणसी के अंदर बीता। देखो 1903 के अंदर हरियाणा के अंदर एक महान सांगी का जन्म होता है, पंडित लक्ष्मीचंद, आपने नाम सुना होगा। उनसे ठीक 2 साल बाद, शायद मैं गलत नहीं तो 1905 के 5 अंदर में पंडित मांगेराम का जन्म सिसाना गांव सोनीपत में हुआ। जी इसलिए सोनीपत को सांगिया की धरती कहा जाओ। जी। लालन पास जो है पालन है, कई बार क्यों नहीं होता, नाना का बालक जो दिख जाकर है तो वो बिगड़ जाएगा, क्यों नाना नानी जो है उसने दमकाओ को नहीं मारा को नहीं कोड़ लाड गणा करे हैं। लाड गणा कर है। हाँ। क्या पंडित मांगेराम गला भी लाड होता है? भाई बहुत लाड होया था और ऊत बहुत थे उनके बचपन में। हाँ। आजिर जवाबी बहुत थे और क्या नहीं करते, ऊतपना करना। अच्छा, जो रजबाए नहीं होते, हाँ। खेता में जाया रजबाए खेता में जाया करते, तो रजबाया में कदे लोगा गिल छेड़छाड़, मतलब कि मजाक मस्ती करना। अपने हरियाणा के लोगा में बालका में तो आजिर जवाबी होए है बहुत बढ़िया। तो लोगों के साथ मजाक मस्ती करना, उत्पना करना, मतलब कि छेड़छाड़ करना, मतलब कि घर का दुखी से नहीं रखा करते भाई, लाड में करना, मैं तो यह चीज चाहिए, मैं तो नू करना है। तो ये सारी चीज उनके साथ थी। हाँ, मतलब जो चीज मांगा करते हो वही वही मिला करती। जैसे कि गाड़ी का बड़ा शौक था उनको। कैसे भी करके उस टाइम पे गाड़ियां तो भाई कम होती थी, पर कैसे भी करके उन्होंने गाड़ी चलानी सीखी। फिर उन्होंने अपने पिताजी के आगे, अपने नाना जी के आगे ना एक इच्छा रखी कि पिताजी, बोले हाँ बेटा मैंने ना गाड़ी दिलवा दो। तो बोला, तो उन्होंने एक बार भी ना कोई संशय करा, बोला ठीक है बेटा। फिर उनके लिए वो गाड़ी मंगवाई। पहले मोटर कार चलाई, फिर सांग सीख लिया लक्ष्मीचंद के डेरे में। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद में फिर उन्होंने अपना एक ट्रांसपोर्ट का कार्य शुरू कर लिया था। मतलब जो ट्रांसपोर्ट में सवारी ढोने वाला का, जो ट्रांसपोर्ट का सवारी ढोने का भी था भाई, और सामान को ले जाना जो सोनीपत में रोहतक अड्डा होता था ना, वहां से वो अपना कार्य लगे रहते थे ट्रांसपोर्ट का। मतलब पंडित मांगेराम जिस घर के अंदर उनका लालन पालन होने लग रहा था, अभिमन्यु जी उसकी समृद्धि का अनुमान आप उसे तलाश करें कि 1905 में बालक का जन्म हुआ है और 1925 अंग्रेजा के उस दौर के अंदर जो है मात्र 20 साल की उम्र में पंडित मांगेराम के पास में कार होया कर दी। क्योंकि भाई नाना जो थे 80 बीघा के जो है बहुत बड़े जमींदार थे जी। ठीक है, काम अपना कार ले रखी थी, खेती बाड़ी वो साथ साथ जरूर करा करते, आड़ी भी एक नंबर के सुने हैं। हाँ, जमींदार, अच्छा जमींदार करा करते जी। तो यह सांग की चषक यानी पंडित लक्ष्मीचंद से किस तरह मिलना जुलना है उनका, कि वो किस तरह उड़े पहुंचे? जी, बात ऐसी है, पंडित मांगेराम जी को देखो गायकी का थोड़ा बहुत शौक तो था, पर उनका पहला इंटरेस्ट ये जो एक दिलचस्पी बोला कर है, जी लगा के अपना खेती बाड़ी में तो उन्होंने कम दिलचस्पी दिखाई, गाड़ियों के काम में लग गए। फिर उनको लिखने का भी शौक था, कभी कभी लिखते भी थे शौकिया तौर पे, पर उस चीज को ये नहीं सोचा था उन्होंने कि भाई मेरे को आगे ये चीज इस विधा में कि मेरे को सॉन्ग बनाने पड़ेंगे। तो ये एक टाइम की बात होगी। क्या हुआ कि एक बार जो पाणसी गांव में नाई समाज ने भाई पंडित लक्ष्मीचंद जी का कार्यक्रम रखवाया मनोरंजन के लिए। हाँ, तो लक्ष्मीचंद जी को वहां बुलाया गया, 3-4 दिन उन्होंने सांग भी किए। उसके बाद उन्होंने नाई समाज से जो वहां पे थे उनसे अपना मेहनताना मांगा भाई, जो अपनी रकम है भाई कि भाई मैंने किया है। तो इस बात पे उनसे ना बहस हो गई उनकी, लक्ष्मीचंद जी की। और लक्ष्मीचंद जी थोड़े स्वभाव के ना क्रोधी से थे भाई, थोड़ा सा गुस्सा, अपने हरियाणा के लोग तो हुए हैं भाई थोड़े से गुस्सेल स्वभाव के, तो उनके लिए बहस होगी।
तो उस टाइम पे भगवती देवी जी थी पंडित मांगेराम जी की मुंह बोली बहन। बहन। हाँ, ये रोट गांव से थी। हम्म। और वो भी वहां पे का मतलब कि उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। तो उस वक्त वो भगवती देवी जी और कुदरती उस दिन है ना पंडित मांगेराम जी रोहतक से आ रहे थे अपना गांव में। तो वो भागी भागी गई अपना अड्डे पे, बोली भाई मांगे आपके लक्ष्मी बाई की तो भाई बहस छिड़ रही है नई समाज से और घना बुंडा रोड़ा मच रहा है। अच्छा अपने है ना हमनू नहीं बोल देते, अपने हरियाणा वाले है ना एक अक्खड़ स्वभाव के हैं, मतलब आके हाजिर जवाब भी कमाल की है। तो जो बोलने का देता भाई वो मांगे वो देखो लक्ष्मी बाई गिल के बन गई, फटाफट पूछ ले तेरा भाई गिल के बन गई उसने बचान खातर। लेकिन एक लैंग्वेज नहीं होती है भाई, भाषा अपने अक्खड़ भाषा में बोलना। तो बोला बेबे क्या हो गया? तो फिर उन्होंने बताया भाई लक्ष्मी चंद जी ऐसे ऐसे हैं, उनके बहस हो गई है तो एक बार आप आओ। फिर वो लक्ष्मी चंद जी से जब पहली बार मिले थे, उसके बाद लक्ष्मी चंद जी का उन्होंने जो झगड़ा सुलझाया उसके बाद में वो बहुत प्रभावित भी हुए। फिर उन्होंने पूछा भाई मंगे आप कौन है? तो बोला जी मैं पांच जटान का ही हूँ और मैं मेरे नाना के यहाँ हूँ और उनका देवता हूँ अपना उतमी राम जी का। और ऐसे ऐसे करके ना आस पास की रिश्तेदारी में ना चाचा लक्ष्मी चंद जी मांगे चाचा राम शुरू में चाचा का चाचा चाचा कह रहे थे। हाँ मतलब शिष्य बाद में बड़े हैं। बाद में बने हैं। हाँ। तो फिर वो बोलते थे लक्ष्मी चंद जी ने कभी इस बात का बुरा भी नहीं माना। हाँ आज लोगों का एक अलग वो हो सकता है प्रतिक्रिया उसको किस रूप में ले, पर वो एक कुछ ऐसे नहीं निकल जाते दूर पास की रिश्तेदारी उसमें लक्ष्मी चंद जी मांगेराम जी को चाचा बोलते थे। हाँ फिर बाद में जब गुरु धारण किया ना उसके बाद में तो गुरु जी बोलने लगे थे। हाँ तो लक्ष्मी चंद जी बोलते थे चाचा। कुछ साल तक तो उन्होंने यही कहा था चाचा नू है नू है। तो इस तरीके से बात हुई थी, फिर उसके बाद उनका मेल मिलाप बढ़ा था। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा बेबे आपसे, हम्म मतलब दादा मांगेराम की उम्र ज्यादा थी, 40 साल के आसपास थी, हम्म और उनका मतलब दूसरी शादी कराने का भी दबाव उनके ऊपर डाला गया। हाँ हालांकि जो पिस्तो देवी दादी जी उनकी उम्र उस टाइम पर कम बताई जाओ थी, हाँ 14 साल थी। 14 साल की थी। तो तो बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं। हाँ हाँ यो कुकर था, मतलब इसका बारे में और बताओ। भाई क्या हुआ जो पंडित मांगेराम जी की पहली पत्नी थी ना रामेती देवी जी, खैर गांव से थी वो। और उनकी शादी हुई, परिवार खूब बढ़िया चल रहा था। और पंडित मांगेराम जी की पहली संतान हुई, उनका पहला पुत्र रामेश्वर। तो पूरा परिवार उद्यमी राम जी बहुत खुश थे कि चलो भाई मेरा तो ठीक है मैंने गोद लिया, पर मेरे घर की वंश बेल चल गई। पर भाई कुछ समय बाद वो बालक जब चलना चलना सीखा ना वो बीमार हो गया बहुत ज्यादा और उनकी मृत्यु हो गई और परिवार शोक में डूब गया भाई। उसके बाद फिर पंडित मांगेराम जी की दो पुत्री हुई, ठीक है ना। तो उस पुत्री होने के बाद में कृष्णावती और फूलो देवी। तो उसके बाद उनकी संतान नहीं हुई, जिससे सारा परिवार है ना एक शोक में रहने लग गया था कि भाई ठीक है बेटियां होगी अच्छी बात है, पर हमारी वंश वृद्धि कैसे होगी आगे, मैं भी नूही रह गया, ये मेरा परिवार भी आगे की जो पीढ़ी है वो भी नूही रह जाओगी। तो भाई रामयती देवी है ना, जितना मैंने उनको जाना परिवार से बात करके उनके परिवार के लोगों से मिलके, मैं उनकी तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी अगर आप। रामती देवी की। हाँ पंडित मांगेराम जी के साथ खड़े है, हैं वो हाँ। बहुत वो शानदार तस्वीर। धाकड़ लेडी थी। देखो ये रही, हाँ। ये खड़ी अपना पूरा बन ठन के। हाँ जी रामेती देवी जी ने। तो एक्चुअली पंडित मांगेराम जी की शादी जो दूसरी शादी के होने में ना अपना भूतपूर्व डीएसपी है राम स्वरूप सिसाना वाले, नाम सुना हो तो कभी आपने। हाँ वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उनके जो पिताजी थे उस टाइम से जुड़े हुए थे। हाँ हाँ जी। और पंडित मांगेराम जी के काफी परिवार के क्लोज भी थे, नजदीक भी थे और आना जाना था। तो उस टाइम पर रामेती देवी जी के मन में नू होया करे थी, एक टिसक्सा नहीं होती कि भाई हम भी नू रह जाऊंगी आगे, फिर इसका परिवार क्यों आगे बढ़ेगा, वंश बिल क्यों आगे चलेगी। तो इस बात को लेकर उन्होंने पंडित जी को बोला देख ब्याह तो करना पड़ेगा आपने। पंडित मांगेराम जी बोले भाई मेरी कोई इच्छा नहीं है और ना ही मैं दूसरा ब्याह करूंगा। इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा है पंडित मांगेराम जी की शादी का। जो पंडित मांगेराम जी की सास थी ना सरती देवी जी, वो स्कूल के में अध्यापिका के तौर पे कार्यरत थी। तो एक बार क्या हुआ, कोसली स्टेशन की बात है, रेलवे स्टेशन की बात है ये, और कुदरती पंडित मांगेराम जी भी स्टेशन पे मौजूद थे। तो सरती देवी जी ने मांगेराम जी को देखा तो बोली मांगे, बोला हाँ एक सांग कर देना बढ़िया सा। तो बोला मैं तो करूँ कोन्या, मैं ना करा करता। उन्हें भी अखने बोल दे भाई मैं ना करा करता। तो बोला कौन है करे, बोला ना मैं ना करा करता, नुकु कर दूंगा मैं। तो पता नहीं उनकी क्या थोड़ी सी लहजे में वो भी अक्खड़ थी और वो भी थोड़े से अक्खड़ थे। तो इस बात पे भाई उनका थोड़ा सा गुस्सा उठ गया सरती देवी जी का। तो बोली भाई भाई मांगे बात सुन ले,
तू सांग भी करेगा और कंगना भी बदवाओगा, और मेरा बोला याद रखिए। हाँ। और कुदरती है ना, डीएसपी राम स्वरूप जी और रामचंद्र जी उनके भाई थे, जो वो है ना लड़की ढूंढ रहे थे पंडित मांगेराम जी के लिए। तो वो चुपचाप बिना बताया ना वहां पे चले गए, तो पंडित मांगेराम जी के ससुराल में। तो वहां जाने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने पंडित मांगेराम जी के बारे में बताया, जैसे से बहुत बड़ा सांगी है, वो समझ तो गई थी, और छो भी उनको उठ रहा था, पर है ना। और वही मांगे है, और इसकी इतनी उम्र है, बोला भाई तो इतनी उम्र का है, और नूनू करके भाई आपकी लड़की की शादी देनी, आपकी इकलौती लड़की है, ब्याह कर दो। तो इस बात पे वो बोला चलो देखते हैं, पर मेरी एक शर्त होगी ब्याह करना है भाई, मेरे गांव में ना सांग करना पड़ेगा घना बढ़िया आड़ा। हाँ, तो ये बात पंडित मांगेराम जी को नहीं पता थी। तो उन्होंने आकर रामेती देवी जी को सारी बात बताई, डीएसपी राम स्वरूप जी ने और रामचंद्र जी ने। तो इस बात पे वो घर आए। रामचंद्र जी जो सांसद रहे जी वो। हाँ, सांसद रहे हैं राज्यसभा से। बोलो पंडित मांगेराम जो थे वो पंडित लक्ष्मी चंद के सांग देखने जा कर दे, क्यों मनोरंजन का साधन तौर हाँ कुछ होया जी, करता, सांग वगैरह ये चीज हुआ लुक करती। लुक के। हाँ, लुक लुक के सांग देखा करते। हाँ जब वो घटना आपने बताई कि नाई सैन समाज के गलत दादा लक्ष्मी चंद की लड़ाई हो गई थी, मांगेराम ने जाके उनके पैसे दुआ दिए, वो जो उनका मेहनताना था, उसके जी। बाद अच्छा प्रभाव पड़ा, चाचा कहने लगे रिश्ता में। हाँ एक मैंने किस्सा पढ़ा था इसी आपे के जो गौरव गाथा पंडित मांगेराम की, इसी जी। किताब में मैंने किस्सा पढ़ा था कि सोनीपत का किल्लोड़ गांव पड़ा है, किल्लोड़ गांव में वो क्या घटना थी कि रागनी दे थी पंडित मांगेराम ने दादा लक्ष्मी चंद को, वो जी। क्या घटना थी उसके बारे में वो आप बताओ थोड़ा सा। ऐसा था कि पंडित मांगेराम जी ने जब गाड़ी ली ना, फिर ट्रांसपोर्ट के काम में उनकी दिलचस्पी कम होगी। वो घर ने बता के जाते मैं ट्रांसपोर्ट पे जाऊं हूँ, और वो ना लक्ष्मी चंद जी के सांग में पहुंच जाते, और वो अधिकतर ना लक्ष्मी चंद जी को अपने साथ बैठा के घूमने लगे थे। हाँ ओके, थी मोटर चला के वो बताइए। हाँ, पहले मोटर कार चलाई, फिर सांग सीख लिया सीखा लक्ष्मी लक्ष्मी चंद चंद के के डेरे डेरे में। में। तो अच्छा, एक बात और सुनिए, देखो मैं क्लियर बताने लाया ना, बोलने लाया ना, और पूछूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत तगड़ा संस्कृति प्रेमी हूँ, मैंने जी सांग भाई। देख रखे प्रवीण जी, बिल्कुल। बचपन में भी देख रखे यार, मतलब ये भी देखूं हूँ। हम्म। तो एक बात और, मैंने किंवदंती है या फिर इसमें सच्चाई है, वो आप मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, आप बताओगे जी। भाई। दादा लक्ष्मीचंद और दादा मांगेराम जो है, उनमें कहीं ना कहीं एक दो रिश्ता भी आ गया था, उनमें मन मुटाव भी हुआ। हाँ हुआ था, तो जब उनकी मृत्यु होने को आई थी ना, लक्ष्मी चंद जी का अंतिम समय था, उस टाइम मांगेराम जी को बात करे भाई 2 साल हो गए थे वैसे। कुछ ऐसी अनबन थी, पर वो है ना ध्यान बहुत रखते थे कि भाई हाँ कहीं ना कहीं, पर बीच में उनकी रह गई थी। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार जो उनके जो चेले चपाटे थे ना लक्ष्मी चंद जी के, कुछ हर जगह होते हैं भाई, हर ग्रुप में हर जगह जाओगे कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को रोकते हैं। उनको एक जलन की भावना ये थी, क्योंकि पंडित मांगेराम जी की जो कद काटी थी ना, वो काफी लंबी थी, सुंदर लगते थे, और ऐसे करके ना लक्ष्मी चंद जी के एक जो सांग में कार्य करते थे ना, वो सांग छोड़ के चले गए थे। तो उसमें लक्ष्मी चंद जी ने दरोगा जी बनाया था अपने सांग में। अच्छा। और वो बहुत फेमस हुए थे, दरोगा बनने के बाद लोग उनको दरोगा ही बोलने लग गए थे। हाँ, तो उनके साथ में और भी काफी लोग थे, कुछ उनके शिष्य थे लक्ष्मी चंद जी के। तो उन्होंने ना, लक्ष्मी चंद जी थोड़ा सा देखो पीते थे लक्ष्मी चंद जी, ये बात सबको पता है। हाँ, और भाई उनका अपना एक कहते हैं ना कि कुछ विधाएं ऐसी होती पीने के बाद में, वो ना कहते हैं गंधर्व बन जाते थे लक्ष्मी चंद जी। क्योंकि जो आप उनका अध्यात्म ज्ञान कभी पढ़ोगे ना, देखोगे, तो जो मनुष्य उस विधा से जुड़ा हुआ है तो कहेंगे भाई कमाल कर रखा है उन्होंने, हाँ लक्ष्मी चंद जी ने। तो उनके भाई उनको सिखा दिया, क्योंकि वो ना जो औरतों के कपड़े वो नहीं पहन रहे थे। और पंडित मांगेराम जी ने अपने गुरु को एक ना वो शांत करने के लिए पहन के भी दिखाया था कि लो गुरु जी देखो आपके साइड में, क्योंकि पंडित लक्ष्मी चंद जी की जो हाइट थी वो 5'3" थी, और वो 6 फुट ये थे पंडित मांगेराम जी। बोला बताओ मैं घाघरा चोली पहरे आपके साइड में खड़ा किसा लागूंगा। भक्ति की अगर आप बात करा, गुरु भक्ति इतनी जबरदस्त रही है पंडित मांगेराम जी की जी। मतलब वो हर रागनी में जो है अपने गुरु की, दादा लक्ष्मी चंद की छाप जो है वो साथ में, अपने गुरु के गुरु की भी, हाँ हाँ हाँ, मान सिंह जी की भी, मान सिंह जी की भी, और अपने कहते हैं ना कि कर गया दर्जे 2 में, अपने आप को दर्जे 2 में रखते थे पंडित मांगेराम जी। और आपने जो बात पूछी ना, उसके बाद में उन्होंने सांग छोड़ दिया, तो दुख तो था ही छोड़ने का। तो बोले भाई मांगे कुछ भी कर ले, गावे तो मेरी येगा। तो इस बात में पंडित मांगेराम जी को दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि है ना लड़ाई भले ही हो गई गुरु शिष्य में, पर जो प्यार था ना अंदरूनी, वो लक्ष्मी चंद जी को भी उतना ही था और पंडित मांगेराम जी को भी उतना था, पर हालात ऐसे बन गए। तो बोला गुरु जी, बोला हाँ मेरी एक बात ध्यान रखियो,
गाऊंगा तो मैं रागनी जरूर, और मेरा नाम भी होगा, और सारी रागनियां मैं छाप अपने गुरु की लगाऊंगा। पर मैं आपकी गाई हुई नहीं गाऊंगा। अच्छा, बनाई है आपने, मतलब बहुत जबरदस्त हाँ, किस्से बना रखे हैं। तो भाई इस बात बोला ठीक है देख लेंगे जा, फिर चले गए छो में अपना। उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद जी के सांग से दो जो सांगी हुए थे उनके साथ मिल गए थे। उसके बाद में भाई सांग से हटने के बाद में उन्होंने भगत सिंह का और वीर हकीकत राय का किस्सा बनाया था, और सबसे पहले फोकस उन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक सांगों पे दिया था पंडित मांगेराम जी ने। और उसके बाद में एक शुरुआत हो गई थी भाई अपने सांग बेड़े की, धीरे धीरे वो लिखने लग गए और लोग उनको सुनने लग गए। और ये बात लक्ष्मीचंद जी भी जानते थे कि हाँ भाई, सब बोलते थे भाई गुरु शिष्य का तो एक मुकाबला सा चल रहा है। हाँ, पर वो पंडित मांगेराम जी लक्ष्मीचंद जी के सांग जरूर सुनने जाते थे। हाँ, छुप छुप के जाते हो, पर लक्ष्मीचंद जी को पता रहता था कि भाई हाँ ये सांग सुनने खतरा रखा है। तो ये बात है। तो उस चीज के ऊपर भी आवांगा पे, मतलब वो हरियाणा है अपना, मतलब मैंने पहले भी बताया है, दुनिया घूम के देख ली ना कसर से हमारे ठिकाने में। हाँ खुलजद पावा बाबू धोती खंडवे के बाणे में, जन्म अगला भी भगवान तू दे दी हरियाणे में। दादा लक्ष्मी मांगे धनपत मेर सिंह की रागनी, गांव में बैठ के टोली में, अरे आ जगह सुन के मजा मरी मार भी बोली में। इतना समृद्ध बनाने का काम करे, मतलब अपनी संस्कृति को मतलब एक ऐसा ओरा देने का काम कराया दादा मांगेराम ने। इनके बारे में एक बात भी कही जाओ है, दादा मांगेराम ने जो रचनाएं लिखी हैं वो सरल भाषा में है, आम आदमी के भी उनकी लैंग्वेज में आती है, बहुत आसानी से समझ में आ जावा है। इवन मेरे किताब लिखने का भी मकसद, मेन जो उद्देश्य था यही रहा। लोगों ने, जब मैं हरियाणा में घूमी ना, इस किताब के मैंने ऐसे नहीं लिखी थी, परिवार के साथ साथ ना मेरे को एक ये था, ये ना लगे लोग ये ना बोल दे कि अतिशोक्ति होगी परिवार की, कुछ भी लिख दिया। तो इस चीज को लेके भाई मैंने हरियाणा यात्रा का चुनाव किया, जिसमें मैं गांव गांव गई और की कोई जानकारी नहीं होती थी, किसी भी गांव में गए उसमें चौपाड़ में या परस में जहाँ पे भी मेरे को लोग मिलते थे, मैं वखड़ी हो जाती थी और लोगों से मिलने लग जाती थी कि भाई मेरे को बताओ। और सबसे अच्छी बात बताऊं आपको अपने हरियाणा वालों की, जब पता लगता था ना पंडित मांगेराम जी के परिवार से हैं, तो भाई आशीर्वाद अलग चीज है और भगत अलग चीज है। इतना प्यार मिला, बेटी बहुत बढ़िया काम कर रही है, पर लिखिए इसी जाके हम पढ़ ले रहे हैं। शुक्र मांगेराम जी सरल भाषा का प्रयोग कराया करते ना, नुए तू करिए। हाँ, तो मैं बोली ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप परिवार पे दोबारा लौट के आवा, दादी जो पिस्तो है उनके साथ में शादी हुई, उसके बाद में आगे का जो जीवन वो किस तरह बढ़िया, मतलब उनके किस प्रकार से जो है संतानें हुई, आगे कैसे चला जीवन? हाँ, पिस्तो देवी की से शादी के बाद जो बोलते हैं, एक्चुअली बात ऐसी है कि छोटे से उसमें बताऊंगी मैं कहानी में। लोग पूछते हैं कि पिस्तो देवी जी की उम्र छोटी थी और मांगे राम जी इतने साल के थे, तो बेबे ये बात तो गलत है, बहुत इशू उठाते हैं। पर बात ऐसी थी 47 के आसपास ना मारकाट छिड़ गई थी बहुत ज्यादा, और पंडित जो उनकी सास थी ना, माँ जी इकलौती थी जो पिस्तो देवी थी, तो सबको, हर माँ को चिंता होती है उस टाइम पे मारकाट में ना औरतों के साथ भी बहुत गलत हो रहा था। वो भी छुपे थे तूड़ियों में जाके, भाई बुरा हाल था। तो उन्होंने ना उस टाइम पे एक समृद्ध परिवार के थे मांगेराम जी, तो उनको अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी कि हाँ मेरी बेटी वहां पे जाके सुखी रहेगी, और 14 साल की थी उसके बाद में उनका गोना तो शादी तो कर दी थी बहुत बढ़िया तरीके से। और भाई लाखों में लोग आए थे, जिसका न्योता भी था, जिन्हें मेरा पता ना मांगेराम का ब्याह है, चाह चढ़े थे, मतलब हाँ चाह चढ़े थे, बढ़िया है भाई मांगे का ब्याह है, चलो चलो चलो। हाँ, और उसके बाद में फिर वो आई थी, शादी के बाद वो 4 साल बाद आई थी। अच्छा, जब वो बालिग हो गई थी अपने ससुराल में। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उनको कितनी संतानें हुई पिस्तो देवी को? जी, पिस्तो देवी को की पहली संतान हुई नौरतन जी। जब नौरतन जी पैदा हुए ना, उस टाइम पे नौरतन का ही सांग करने लग रहे थे। और पंडित मांगेराम जी को जो पता है ना वो लड़का होया, तो बोला ले भाई नौरतन का सांग बतेरा कर दिया, ये असली नौरतन ना देख लो। हाँ, तो 5 लड़के उनके और 3 लड़कियां। तो तेरी महारानी को उसमें रागनी भी है, तेरी महारानी का लड़का हो गया, बाजी आई नौरत्न ले गोदी लाई। हाँ, तो नौरतन का सांग है और बहुत शानदार है, जो जहाज के में बैठ गोरी राम रटके ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके। हाँ, तो नौरतन जी की कहते हैं ना, नौरतन जी के आने के बाद में भाई बहुत कहते हैं सकारात्मक सा माहौल हो गया था। बच्चा आया है तो रामेती देवी जी सब बहुत राजी हुए थे, बहुत लाड करते थे नौरतन के। हाँ, अच्छा एक बात और बताओ बहन जी, आप मनाए दादा लक्ष्मीचंद की विरासत को जो है, वो उनके जो पुत्र हैं तुलेराम जी, हालांकि वो अब स्वर्गवास हो चुके हैं, उन्होंने काफी बहुत जबरदस्त सांग करे हैं, उनकी विरासत को उन्होंने सांगों के द्वारा जीवंत रखा, आगे बढ़ाने का काम किया। तो मतलब इस तरह से जो हाँ, तो इसमें कैसे किसने आगे बढ़ाया? भाई साहब, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कई बार मेरे से बहुत लोग पूछते हैं।
कहते ना पिता का जब साया उठ जाता है ना परिवार से, और छोटे छोटे बच्चे हों जिस औरत के पास में, उसमें बहुत दिक्कत हो है। जो पंडित मांगेराम जी की पत्नी रही हैं, 35 साल की थी सिर्फ, और आपको पता उस टाइम पे एक अकेली औरत का 8 बच्चे, पूरा भरा पूरा परिवार को जिम्मेदारी ज्यादा थी है, इतनी जिम्मेदारी आ गई, छुरिया के ब्याह भी करने, बच्चों को बड़ा भी करना, पढ़ाना लिखाना भी। तो भाई उसके बाद देखो ये जो वो पीढ़ी थी ना पहली वाली, वो तो उन्हीं कामों में लगी रही कि भाई अपना पालन पोषण भरण पोषण कैसे करना है। उसके बाद नौतन जी का लड़का हुआ सोनू शर्मा, भाई अपने टाइम का जाता था ना तो कंपटीशन में जब करने के लिए, तो भाई लोग देखते थे कि भाई हाँ पंडित मांगेराम जी का पोता है सोनू शर्मा पाणची वाला, तो बहुत शानदार रागनियां गाता है। उसके बाद तो भाई ने स्टूडियो भी खोला, तो बोला जी मैं साथ साथ में दादा की भी गाऊंगा, तो मैं अपनी भी लिखी हुई गाऊंगा। हाँ। उसके बाद भाई सोनू शर्मा गाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है बहन जी मेरा, मतलब दादा लक्ष्मी चंद पे फिल्म बनी, और जो हमारे कवि हैं उनके नाम पर जो अवार्ड दिए जावे हैं, तो मतलब ऐसा है कि पंडित मांगेराम जी के नाम पर कोई अवार्ड जो है हरियाणा सरकार देती है? नहीं भाई साहब, इस पुस्तक के बाद मेरा मेन एक ना मंतव्य यही था कि सरकार के माध्यम से पुस्तक का विमोचन भी हो, और साथ में जैसे कि लक्ष्मीचंद जी की पीठ बनाई है ना अपना रोहतक यूनिवर्सिटी में, वैसे हम भी मांग रखे कि एक सम्मान सहित उनकी भी एक पीठ बनाई जाए, क्योंकि पंडित मांगेराम जी पे भी पीएचडी होती है। काफी पीएचडी स्टूडेंट ऐसे जिनसे मेरी बात हुई जिन्होंने मांगेराम जी के ऊपर पीएचडी की है, तो इस चीज को लेके मांग रखी जाए, उनके नाम पे कोई अवार्ड बनाया जाए और उनसे जुड़ी हुई, क्योंकि सबसे पहले जो पंडित मांगेराम जी पे कार्य किया था ना रघुवीर सिंह मथाना जी, हाँ, और उनकी मृत्यु हो गई थी, पर सबसे पहली मेहनत उन्होंने ही करी थी। उसके बाद जी फिर अपने पूर्णचंद शर्मा जी आगे थे, और भी काफी है जिन्होंने पंडित मांगेराम जी को लेके किया, पर इनकी जीवनी को लेके काम कम हुआ। तो एक नवर्तन जी की इच्छा थी कि बेटा तेरा एक इंटरेस्ट है भाई, मैं जो पिस्तो देवी जी है ना नवर्तन जी, उनके रही हूँ कहते ना परवरिश में, उनके सानिध्य में, तो मैं माँ जी को गाते सुनती थी जब वो गाती थी आजा नंद के दुलारे रोवे अकेली मीरा। तो जो पीड़ थी ना जो पंडित जी के जाने के बाद में, वो चीज वो महसूस करती थी, क्योंकि भाई औरत के उसके पति गुजर गए, इतना संघर्ष देखा, और देखो भाई उन्होंने अपने बच्चे बड़े भी करे, शादियां भी की, सब सुखी भी रहे, तो पूरा देख ना देख के गई हैं, वो स्वर्ग देख के गई हैं। तो वही से फिर भाई ये शुरुआत हुई। हाँ। तो बहन जी मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे आपने ये जो बहुत खूबसूरत पुस्तक लिखी है, गौरव गाथा जो है दादा मांगेराम जी के ऊपर, जो है आपने मतलब उनकी रचनाओं को भी जो है संकलित करने का काम करा है इसमें। हालांकि आप एडवोकेट हो, मतलब इस ये फील्ड जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आपकी परवरिश भी ऐसे एटमॉस्फेयर में हुई है, तो यो विचार मन में कुकर आया? भाई बचपन से पापा के साथ मेरा ना नौतन जी के साथ में रागनी कंपटीशन में खूब जाती थी। अच्छा। जितने भी कलाकार रहे ना मैंने खूब रागनी प्रोग्राम देख रखे पापा के साथ जाकर, घर में भी सोनू भाई के पास में निरे लोग आया करते थे। हाँ, जो रागनी से जुड़े थे, जो कल्चर से जुड़े थे। फिर उसके बाद मैं वकालत में आ गई थी, फिर मैं भाई हॉस्टल में रही 5 साल, उसके बाद में फिर शादी होगी, फिर हम दिल्ली आ गए वकालत में। पर उसके बाद में एक कार्यक्रम किया था स्टेट लेवल का 2016 का। उसके बाद में भाई फिर एक मन में आया कि हाँ, इससे पहले ना उनके जो बड़े लड़के नवर्तन जी पंडित मांगेराम जी के पापा, उन्होंने ना छोटी सी किस्सा की किताब निकाली थी, छोटी सी पुस्तक, तो वो मैंने देखी हुई है। तो वहां से मेरे को था कि भाई पंडित जी के ऊपर है ना लोग तो बोलते हैं, पर खुल के वो काम आज तक नहीं हुआ पंडित मांगेराम जी के ऊपर, सबके ऊपर हुआ है, तो क्यों ना एक शुरुआत करी जाए। पर भाई आसान नहीं था एक लेखक बनना। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं लेखक हूँ या मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, पर हाँ मैंने वो चीजें सीखी, लिखना सीखा, और खुद उस चीज को टाइप किया, और लोगों से मिली, लोगों के जा जाके विचार लिए भाई सब। जब आप ये काम करने लग रहे थे सारा, मतलब इस चीज ने लेके चलने लग रहे थे, दादी पिस्तो मतलब उसकी क्या धारणा थी, वह क्या कहा करती, उसका प्यार उसका आशीर्वाद आपने किस तरह मिला, या आज इस दुनिया में वो नहीं है तो आपको कितना मलाल है, कितना दुख हुआ है? भाई मेरे को इस बात का दुख है, जब वो बीमार थी अपने आखिरी दिनों में, तो मेरा था कि उनको अपने साथ लेके जाऊं और इस पुस्तक का विमोचन हो। सबसे पहले मैंने पिस्तो माँ जी का हाथ से करवाया था अपनी पुस्तक का विमोचन, और जब जिस वक्त मैंने काम शुरू किया था ना, उस वक्त माँ जी ने मेरे को अपने पल्लू में से खोल के 100 रुपए दिए थे। बोलो बेटा मेरे पे जितना होगा ना, मतलब ये दिखाना मेरी पेंशन लग रही है, तो बेटा मेरे पे जितना होगा ना मेरा आशीर्वाद है, पर तेरे पिताजी आने क्योंकि उनके भाव थे, बोला तू कुछ तो करने लाग रही है बेटा, तो तू आगे बढ़, तेरा काम बढ़िया चल रहेगा। हाँ, वो बहुत रोई थी, माथे पे लगाई थी, फोटो भी है, वीडियो भी है, मैंने डाल रखी है सोशल मीडिया पे। तो वो बड़ी वो खुश हुई थी। आखिरी बार भी उन्होंने एक बार बोला था बेटा एक बार और किताब दिखा दे, और माथे के लगाई थी। अच्छा सुना। हाँ, हालांकि वो उसने लिख रखी है, इनके शिष्य रहे हैं जयनारायण, पंडित जयनारायण जी,
20 बरस 20 तक वर्ष तक दुनिया के लक्ष्मी चंद याद दिवाया। बहुत कमाल की रागनी है वो। ये रही, सबसे अंत में मैंने ये लिख रखा है, ये रमेश कलाउडिया बड़ी प्यार से गाता है हाँ, उस रागनी को। 20 बरस तक दुनिया के लक्ष्मी चंद याद दिवाया, तेरे रेत में आण मिलूंगा 7 बरस तक गाया। 14/11/67 ने गंगा जी नहान गया था, मृत्यु के दिन नेड़े आगे पहलम जान गया था। पहलम जान गया था, मतलब उसने 7 साल पहले बता दिया था। आभास हो गया था उन्होंने। हाँ, उनको एक पंडित मांगेराम जी ने है ना हरियाणा में बहुत कार्य करे हैं भाई। जिस वक्त मैंने हरियाणा यात्रा की थी ना, उन्होंने चौपाड़े खूब बनवा रखी है, परस भाई, शिवालय, वो शिव भक्ति करते थे। वो एक साधक व्यक्ति भी थे, पूजा पाठी नहीं होते जो अध्यात्म से जुड़े हुए, बैठ के ध्यान करना, वो इस कार्य में निपुण थे। और हर पुण्यवासी वो गंगागढ़ मुक्तेश्वर पर स्नान करना नहीं भूला करे थे भाई। पुण्यवासी आई, चलो भाई अपने रमले ठमले लेकर चला करते हैं। और 7 बरस पहले बता दिया था कि मेरी इस वक्त मृत्यु आएगी। और इवन जब उनका बेटा पैदा होता ना, ओम प्रकाश जी है जो उनके बेटे, उसका नाम भी ओम रखा था। तो उनकी पत्नी ने बोला था आपने ओम नाम क्यों रखा? तो बोला जब मेरा मृत्यु का समय निकटा होगा ना पिस्ता, जब बताऊंगा मैंने ओम नाम क्यों रखा था। हाँ, जिस वक्त वो गढ़ मुक्तेश्वर आखिरी बार गए थे, 67 की बात है भाई। हाँ, और पूर्णिमा का नवंबर का महीना था, 16 नवंबर का जब वो गुजरे थे। चले गए हमारे बीच से, उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, लेकिन इतना कुछ दे गया अपनी हरियाणवी संस्कृति को भाई। मतलब कमाल की लेखनी चली उनकी, बहुत कमाल की। हमारे पास मतलब इतने शब्द नहीं है कि उनकी किन शब्दों से हम तारीफ करें। बहुत सारे लोगों के बीच से हम सुनते हैं भाई दादा मांगेराम ने क्या गजब की कविताएं करी है, बेमिसाल, अद्वितीय, अनुपम, विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। और इवन 2 शादियों पे भी लिखा है, ध्रुव भगत का उनका किस्सा है जो लोग बड़े चाव से सुनते हैं। कि भाई 2 शादी तो तुम्हारी हो है, पर मेरे तो भाग में लिखी थी ये बात भी। हाँ, और मतलब ऐसा भी सुनने में आवा है कि उनके बारे में पहले बता दिया गया था भाई ये मतलब 2 शादी होंगी, ये कुछ होगा। ये हाँ, वो पंडित जी को दिखाई थी उन्होंने कुंडली। अच्छा। एक बार। हाँ, तो जब उन्होंने कहा था कि भाई इनके 2 ब्याह होंगे इनके तो। हाँ, और उस पर लक्ष्मीचंद जी ने, रामेती देवी जी ने दिखाई थी, भाई दिखाइयो रे मांगे का देखियो। फिर जब बता था बोला मैं करूँ कौन नहीं, छिक्के आंगा लगा लो, मैं क्यों करूंगा, मैं को ना करूँ दूसरा ब्याह, ये पाप मेरे पे को नहीं हो है। हाँ, उनके मन में नू भी था पिस्तौ देवी से ब्याह करके कि भाई यो भाई गलत होने लग रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने पिस्ता देवी जी ने आके ना बहुत मेच्योरिटी के साथ, उनको बहुत प्यार मिला था भाई अपने परिवार में जब वो आई थी। उसके बाद में फिर उनके नु आया था कि ना भाई हाँ मेरी वृद्धि आगे हुई है, और फिर काम चला। अच्छा बेबी एक बात और बताओ, दादा मांगे जो मोटर चलाया करता हुआ आज मतलब है यादों के तौर पे? नहीं भाई, नहीं है वो। नहीं। उनसे एक तो उनका खंडका है, उनका एक तारा है, उनका हारमोनियम है, उनकी जैकेट है, और एक पिस्टल है जो रखते थे। साथ भी रहा करते ना, उसे बन जाया करते बालका गिल बालका, जिससे पंचायत में जब खड़े हुआ करते पंचायती और बड़े बुजुर्ग बैठा करते तो नुए, और मतलब कि रमले ठमले में जुड़ जाया करते, गुड़ मिल जाया करते। हाँ, और जो उनके गुरु के गुरु हैं लक्ष्मीचंद जी के, मानसिंह जी, हाँ, वो अंधे थे, उनको दिखता नहीं था, पर वो पांची में है ना वो भगवत गीता का पाठ बहुत बढ़िया करते थे। और वो पांची में हर साल आते थे पंडित मांगेराम जी से मिलने के लिए। और वहां पे बैठ के ना मानसिंह जी भी, लक्ष्मीचंद जी भी और पंडित मांगेराम जी भी गाँव में अपना सांग कीर्तन भजन किया करते हैं। अच्छा बेबे एक बात और बताओ, या गौरव गाथा जो पंडित मांगेराम की आपने लिखी है, इसका उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य भाई ये है, एक तो जिनका हरियाणवी साहित्य में दिलचस्पी है ना, खासकर इस चीज को, इस बात को ना एक महिला होने के नाते अलग तरीके से मत लेना, क्योंकि मैं तो महिला हूँ भाई। और मेरा ये था कि जब मैं काम करने चलूँ ना, तो लोगों को ये ना लगे कि भाई कुंड से उठे हैं और अपनी पसंद का कुछ भी लिख दिया। नहीं, चीज वो लिखो जो लोग ऐसा महसूस कर सके कि भाई ये हमसे जुड़ी हुई है, ये पुस्तक हमारी है, ना कि एक प्रियंका कौशिक की नहीं। तो उस भाव को लेकर मैं लोगों के साथ चली थी, ताकि जो लोगों ने मेरे को बताया ना भाई, और मेरे विचार ये रहते थे लोगों से कि भाई देखो मांगेराम जी के बारे में वो बात बताओ जो तुमने सही लग गया करती। सही बात है। और वो अगर बुरे थे तो बुरे बताओ, भुंडे थे भुंडे, अच्छे थे अच्छे, पर बताओ सच्ची बात। मैं लिखूंगी वही, और मेरे में जो गलती हो मैंने नो बताओ बेटा यहाँ पे यह चीज सही कर सका है और यो काम आगे बढ़ सका है। तो भाई इसी चीज को लेके मैं कि लोगों से जुड़े, और उसमें वो लोग जुड़े जो वाकई में संस्कृति से जुड़े हैं, जहाँ तक वो सरकार नहीं पहुंच पाई या उनको उचित इनाम नहीं मिला। पंडित मांगेराम जी के जो शिष्य रहे हैं, जिनमें रहते हैं 82 परिवारों में, मैं काफी लोगों के घर गई हूँ भाई, बहुत प्यार करते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी पुस्तक से जोड़ा जो वाकई में पंडित मांगेराम जी के
साहित्य से आत्मिक रूप से जुड़े हुए थे। बहन जी एक बात और बताओ, इस मिशन में जो आप लेके चलने लग रहे हो, इस मिशन में बहुत अच्छा काम करने लग रहे हो, आप अपनी विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो अपनी तरफ से। हालांकि आप एडवोकेट हो, लेकिन फिर भी आप मतलब इतना जज्बात आपके अंदर है, आप इसको लगातार मेंटेन करे हुए हो। इस मिशन में आपका किन किन लोगों ने साथ दिया? भाई सबसे पहला साथ तो नवरतन पापा ने, हम्म। उनका जो साथ था ना, वो साथ तो शायद ही किसी का हो सकता है। उसके बाद में मेरे जीवन साथी, उसके बाद में बहुत अच्छे लोग भी मेरे को मिले जिनमें इस किताब से जुड़े रहे। और भाई सारा हरियाणा वासी, माजी पिस्तो देवी जी, जो अपने रागनी कलाकार हरियाणा के, चाहे उसमें आप रणबीर बड़वासनिया की बात करा, उसमें चाहे आप रमेश कलावड़िया की बात करा, और भी बहुत सारे कलाकार हैं मतलब हरियाणा के जिन्होंने हाँ, कुछ मंगराम की खूब किस्से रागनियां गा रखी हैं। उन्होंने मतलब इस किताब को लेके बोलिया कुछ? भाई मैंने मैंने इस हरियाणा में ऐसा कोई नहीं जिसके पास फोन नहीं किए हो। मैंने हर व्यक्ति के पास, जो मैंने सबसे शुरुआत करी और मैंने सबके पास फोन किए कि भाई ऐसे ऐसे है, कई जगह मैं आ नहीं सकती हूँ, और कई जगह है कि मेरे को अपनी पुस्तक के लिए ना, आप लोगों ने इतने साल बिताए हैं सांगों में, पंडित मांगेराम जी, लक्ष्मीचंद जी को इतना आप लोगों ने गाया है, उस चीज को लेकर आपके जो असली आत्मिक विचार है मेरे को वो चाहिए। तो कुछ लोगों ने अपने आत्मिक रूप से विचार दी, किसी के पास समय भी नहीं था भाई, मैं ये नहीं कहूंगी, और सबकी अपनी अपनी इच्छा थी। हाँ, तो देख सको भाई, मतलब एडवोकेट प्रियंका कौशिक, ये जो है दादा मांगेराम की विरासत को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, और इन्होंने एक बहुत गजब की जो किताब है वो लिखी है, पुस्तक लिखी है, हरियाणवी लोक साहित्य और संस्कृति की अमर विभूति पंडित मांगेराम गौरव गाथा। सच में जब हमने इसको रीड किया, इसको पढ़ा भाई, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, एक संस्कृति प्रेमी होने के नाते। और दादा मांगेराम का जो आखिरी जीवन का सांग था वो बैयापुर गांव पड़ता है, सोनीपत के साथ में लगता गांव है बैयापुर, वहां पर करण का काम कराया था, और अपनी मृत्यु जो है वो उनका आभास हो गया था। और पहले ही बता दिया था 67 में जो है वो महान विभूति गंगा किनारे जो है वो परमात्मा में विलीन हो गए। और हमारे को जो है ऐसी कमाल की जो रागनियां हैं, जो किस्से हैं वो देकर चले गए, जो हमेशा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत रूप से अमर हो गए हैं। तो बहन जी आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देवा अपने चैनल के माध्यम से। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने कीमती टाइम दिया। तो भाई आप सच में अगर असली संस्कृति प्रेमी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करियो, क्योंकि मेरे चैनल की तो बहन जी टैगलाइन भी एक है नीचे, मारी संस्कृति मारी विरासत। हमारी विरासत बहुत बढ़िया। लास्ट में संदेश आप देना चाहो? जी, सबसे पहले तो अभिमन्यु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात अपने हरियाणा वासी देशवासियों के सामने पहुंचाई। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं लेखक हूँ, पर मैंने अपनी तरफ से जो मेरा कार्मिक फल था, जो मेरा दायित्व था वो पूरा किया। मैंने नवरतन जी का एक सपना था, उनकी अंतिम इच्छा थी, वो पूरी की। मैंने इस पुस्तक के साथ कितना न्याय करा भाई मैं तो बता नहीं सकती हूँ, है ना, वो तो आप लोग ही बताएंगे जिन्होंने पुस्तक पढ़ी है। साथ में भाई मैं अपना दूसरा संस्करण लिख रही हूँ, इस पुस्तक का दूसरा एडिशन तैयार कर रही हूँ। इस पुस्तक में पंडित मांगेराम जी की जीवनी के साथ में 25 किस्से हैं, सांग हैं। जो दूसरा संस्करण रहेगा भाई, उसमें मैं एक चाहती हूँ कि जो युवा हैं, जो बहनें हैं, जो अपने हरियाणवी कल्चर पे काम कर रहे हैं, जो इस चीज से जुड़े हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास पंडित मांगेराम जी से जुड़े कुछ भी नए विचार हों, या वो कैसा पंडित मांगेराम जी के साहित्य को देखते हैं वह विचार हैं, साथ में जो पंडित मांगेराम जी से जुड़ी हुई फुटकर रागनियां हैं, भगत सिंह के किस्से हैं, वो मैं दूसरी किताब में लेके आऊंगी। और मैं चाहूंगी कि आप अगर अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि मेरी दूसरी पुस्तक में कुछ नया आए या कुछ भी ऐसा हो जो हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग करे, तो कृपया करके मेरे को अपने विचार जरूर भेजिएगा, आशीर्वाद सहित। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट कर दियो सारे के सारे, और बता दियो अगर मेरा कोई सवाल रह गया है पूछना तो मतलब अगला हम उसकी पूर्ति कर लेंगे। सारे कमेंट जरूर करियो भाई, आपने बहन जी की विचारधारा, इनकी जो विचार हैं वो किस तरह के लगे, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने जरूर बता दियो। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति, जय दादा मांगेराम, जय हरियाणा।